हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज अपन क्या शुरू करेंगे? रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट कि यार एचसीवी में कोई समस्या अपने को, जो कल मैंने होमवर्क कुछ दिया था ना, तो एचसीवी में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, जीवन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो कि कुछ भी चल रहा है अपने फेवर में या नहीं चल रहा है, एचसीवी का बता दो पहले तो, लाइफ की बात बाद में करेंगे। हाँ, एचसीवी, अरे यार अपना माइक ऑन रखो भाई। अरे मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो कुछ एचसीवी के बारे में क्या क्या तुम्हें कुछ हो जाता है क्या? मतलब एकदम साइलेंट मोड में हो जाते हो कि फोन वोन बंद करके कि बस अब सर इसका टॉपिक बंद करें और काम की बात करें। हाँ, कि बस सर ठीक है, एचसीवी का रोज का रोना होता है सर का, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन बात करना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ है क्या अपना? अरे भाई एचसीवी किया नहीं किया कर लो गधों, एचसीवी के बिना काम नहीं चलेगा। अरे यार कर लो रे, कर लो, ठीक है। हाँ। चलो अब बात करते हैं दूसरी, और आज अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी की बात करें। तो अभी तक अपन ने देख लिया था, किसको देख लिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लिया था अपन ने, मैटर वेव को देख लिया था अपन ने, क्या देखा फिर? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा अपन ने, एक्सरे देखा, देन अपन ने देखा न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड देन फाइनली वी आर हियर एट रेडियो एक्टिविटी। तो अभी मॉडर्न फिजिक्स 1 में हमने देख लिया था क्या क्या कंसिडर किया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स 2 की अगर मैं बात करता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स 2, इसमें लिया जाता है 2 चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियर, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अनदर वन इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, क्या हमने अपनी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की बात कर ली थी कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और कैसे उसे पढ़े? हाँ सर। है ना, बात कर ली थी। मैंने आज बुक भी लेके आया हूं तुम लोगों के लिए कि जिससे आप समझ पाए। ये देख रहे हो, है ना, ये क्या है? चैप्टर वाइज फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये तो एनसीईआरटी सीबीएसई का था, उसी प्रकार से अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो स्टेट बोर्ड का भी आप बुक ले सकते हैं, है ना। तो स्टेट बोर्ड का इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे पैटर्न चेंज, टेक्स्ट बुक्स ही अब भी आए 12th स्टैंडर्ड के, हमारे पास वो भी अच्छा, तो उसमें सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी ना होगा, ऊपर का कुछ नहीं 9 सर, है ना, 90% तो आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हाँ सर। एनसीईआरटी करनी है स्टेट बोर्ड करनी? अरे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने को ये जो बोर्ड्स हैं 12th वाले बोर्ड्स, उसके लिए करने के हिसाब से, और अपना जो बाकी वाला बचता है जेई मेन और जेई मेन के हिसाब से अगर देखना है, तब भी अपने बोर्ड्स की बुक एक बार खत्म कर लो अच्छे से, फिर अपन देखते हैं कि क्या परिस्थिति बनती है कि अपने को सीबीएसई की बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो अभी अपने बोर्ड की किताबों पर ही ध्यान दो, इधर उधर मत भटको, है ना, कि 2 किताब करने के चक्कर में एक भी ना करो, अभी तो ये हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अभी अपनी बोर्ड की जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं उसी को ले लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, क्योंकि देखो यार पेपर जो सेट करेगा उसके पास तो उतना ही रहेगा माल जितना था, कि मोर और लेस आपके पास 90% 95% तो जो मटेरियल है वो तो सेम रहेगा, बस वो है थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ी से जो फालतू फालतू चीजें होती है उनको थोड़ा सा ऐड कर दिया, मतलब जो होती है ना एक्स्ट्रा वाली चीजें होती हैं उनको थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन मोर और लेस तो वो सेम ही रहेगा ना। 12th में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, 12th में मॉडर्न पढ़ना है तो वो तो पढ़ना है, उसको कोई चेंज नहीं करने वाला। तो आप थोड़ा सा उसी पैटर्न के आसपास चलें कि हाँ प्रीवियस ईयर वाला बुक के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लें, ताकि अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी में जो मेजर काम किया है, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, कोई बता सकता है किसका? मैडम क्यूरी का, है ना, रेडियो एक्टिविटी। तो एक्चुअली थोड़ा सा अपन हिस्टोरिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। ये बात है अपनी 1895-96 के आसपास बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया था, 1895-96 के आसपास। इन्होंने बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया कि हाँ यार ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है, कि एक मटेरियल है उसमें से ऐसे रेडिएशन बाहर निकलते हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी बोल दिया। तो अराउंड 1896 हाँ, अराउंड 1896
मैडम क्यूरी जो है वो अपनी हायर स्टडीज करने के लिए पोलैंड से पेरिस आई थी, फ्रांस आई थी, है ना। तो उनको हायर स्टडीज करना था, अब उससे पहले ही आ गई थी, लेकिन अभी ये वाला टाइम था कि उनको हायर स्टडीज के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करना है। तो सभी लोग जो है रेडियो पर काम कर रहे थे, उस तरह से काम कर रहे थे। तो उनको लगा कि यार उस एरिया में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा एरिया चूज किया जाए जिसमें कि अभी काफी नोवाइस है, बहुत ही अभी एकदम प्रीमेच्योर है, बहुत ही छोटा है अभी वो एरिया, और उस पर ज्यादा थॉट किसी ने दिया नहीं। तो उन्होंने अभी लेटेस्ट एक पेपर पढ़ा था जिसमें कि बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करने का डिसाइड किया कि हाँ मैं अपनी रिसर्च में ये करने वाली हूँ। तो एक्चुअली में तो इसकी थोड़ी सी और पुरानी बात बता दूं तो ये पोलैंड से थी, और लाइक पोलैंड में जब इन्होंने हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में एनरोल करने के चाहा तो उन्हें लिया नहीं। रीजन बीइंग कि हम बात अगेन कब की कर रहे हैं, 1895-96। उस टाइम के अराउंड लेडीज को वोट देने का भी राइट नहीं था, और हायर स्टडीज या एजुकेशन जो है जनरली रिजर्व थी मेल्स के लिए, फीमेल को इतना अलाउड नहीं किया जाता था। तो पोलैंड में जब ये हुआ, जब उन्होंने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया तो उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देन शी वेंट टू पेरिस एंड उन्होंने अपनी हायर स्टडीज वहां से कंटिन्यू करना शुरू किया। स्टिल वहां पर उनको एडमिशन तो मिल गया ठीक ठाक से, लेकिन अभी भी जो सेपरेशन था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको अकेले करना पड़ रहा है, मतलब हर एक चीज में वो पहली ही वुमेन थी पेरिस में भी। तो पहले तो एडमिशन में दिक्कत, फिर वहां पर जो ग्रांट्स मिलते हैं उसमें दिक्कत, सब चीजों में दिक्कत होती है। तो अभी 1896 में उन्होंने डिसाइड किया कि रेडियो एक्टिविटी पे काम करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी पे ऐसे कुछ रिसर्च करते 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 उन्होंने देखा कि उन्होंने जब बैकरल ने बताया था कि यार यूरेनियम के साथ में ऐसा होता है कि यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशंस निकलते हैं और सराउंडिंग की एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना शुरू कर देती है। यूरेनियम के साथ उन्होंने बताया था कि इन्होंने बैकरल ने। फिर बाद में उन्होंने चेक किया, अपने मैडम क्यूरी ने चेक किया कि क्या ये यूरेनियम के साथ ही है या किसी और के साथ भी है। तो वो कई सारे सैंपल लेके उसको टेस्ट करने लग गई। तो धीरे 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 उनको आइडिया लगा कि यूरेनियम ही नहीं, ऐसे कई सारे मटेरियल और हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे हैं। देन व्हाट हैपेंड कि उनके पास एक ऐसा सैंपल आया जिसकी एक्टिविटी जो है बहुत बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू यूरेनियम या एनी अदर मटेरियल विच शी हैड टेस्टेड। इसका मतलब यहाँ पर उस सैंपल के अंदर में एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि किसी दूसरे मटेरियल से मैच नहीं कर रही है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इस मटेरियल के अंदर में ऐसा कोई एटम है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट एलिमेंट उन्होंने उसे नाम दिया रेडियम। ठीक है, और एक और एलिमेंट उन्होंने निकाला जो कि उन्होंने अपनी खुद की कंट्री के नाम पे रखा, वो है पोलोनियम, है ना, पोलैंड और पोलोनियम। तो इन्होंने लाइक मैंने अभी ये जो चीजें हैं वो तो 10 सेकंड में बता दी, लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोसेस रहा है वो 10 से 15 साल का रहा है कि रेडियम उन्होंने 1910 में निकालने के लिए वो सक्सेसफुल रही थी, ऐसा ही कुछ था, है ना। ईयर हो सकता है ऊपर नीचे एक आध साल हो, है ना, पीछे मत आ जाना मेरे के सर आप तो 1910 बता रहे थे, 1909 में हो गया, है ना, ऐसा मत करना। तो कि उनको ये सब एक्सट्रैक्शन करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि एक्चुअली एक्सट्रैक्शन इज अ ह्यूज टास्क, मतलब ह्यूमंगस टास्क। फॉर एग्जांपल लेट्स से जो आपका अगर उसकी बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, तो गोल्ड मशीनरी जो पूरी चलती है, क्या होता है, ओर लिया जाता है और से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब 2 किलोग्राम ओर था तो उसमें से 1 किलोग्राम गोल्ड निकल जाएगा। उसमें तो ऐसा होता है कि 1 टन प्रोसेस करो तब जाके 1-2 ग्राम गोल्ड निकलता है ना। तो मतलब उसकी जो उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट था, मतलब उसमें से इतना सारा प्रोसेस करो तब जाके तो इतना सा अपना गोल्ड निकलेगा। तो ये तो गोल्ड का एग्जांपल हुआ, और रेडियम तो उस टाइम पे जानते भी नहीं थे कि भाई लोग क्या है। तो उन्होंने क्या करना पड़ा कि खूब सारे मटेरियल लेने पड़े, उनको प्रोसेस करना पड़ा, और वो सारी प्रोसेस जो है वो घर पर ही करते थे। ये और इनके हस्बैंड मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, ये दोनों मिलके ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है अपने घर पर ही करते रहते थे। उन्होंने खूब सारा प्रोसेस किया, खूब सारा उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा सा रेडियम उन्होंने निकालने के लिए सक्सेसफुल हो गए थे। तो एक्चुअली अगर कोई अगर मेल होता इनकी जगह पर, है ना, तो लोग ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते, मतलब कि यार ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसे 2 कोई एलिमेंट हो सकते हैं, वो मान भी लेते। बट सिंस शी वाज फीमेल, तो उनको जो भी अपनी बात बोलनी थी वो बियॉन्ड एनी डाउट बतानी थी, प्रूव करके रखनी पड़ती थी। क्योंकि यार जैसे मान लो कि एक तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है ना, मान लो अपना शाहरुख खान है ना, SRK है,
और अपना उस टाइम के बाद में अभी कौन मान लो, रणवीर सिंह मान लो, उसकी पहली पिक्चर आ रही थी उस टाइम का, है ना, रणवीर सिंह मान लो, है ना। तो अभी मान लो कि शाहरुख खान की एक पिक्चर फ्लॉप हो गई तो इतना कोई बॉदर नहीं करेगा, लेकिन रणवीर सिंह की पहली पिक्चर ही अगर फ्लॉप हो जाती ना तो बेचारे को कोई पूछता भी। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि अपकमिंग कोई अगर बंदा है या कोई भी साइंटिस्ट है तो दे हैव टू वर्क हार्ड, एंड उनको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बियॉन्ड एनी डाउट सक्सेसफुल रहे। अगर यहाँ पर हल्का सा भी डाउट हो जाता तो हो सकता है कि इनके करियर पे डाउट हो जाता। तो सेम सिचुएशन ऐसी भी है कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपने मैडम क्यूरी को ऐसा बियॉन्ड एनी डाउट अपना एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दिखाने थे, क्योंकि अगर कोई मेल होता तो उनका एक्सेप्ट कर लेता थोड़ी सी गलती भी, लेकिन फीमेल को तो बोलते कि हाँ ये तो पहले से ही हम सही बोल रहे थे कि ये तो गधे हैं, इनको तो देना ही नहीं चाहिए। मतलब ये मेंटालिटी हो सकती थी, तो उनको क्या है काफी मेहनत करनी पड़ी और ये करना पड़ा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैडम क्यूरी के पास में 2 नोबेल प्राइज हैं, है ना, 2 नोबेल हैं, और इसमें से एक फिजिक्स पे है और दूसरा केमिस्ट्री में है। तो शी इज एक्चुअली सिंगल वुमन अभी तक जो कि मतलब सबसे पहले वुमन ने नोबेल प्राइज जो अक्वायर किया वो मैडम क्यूरी ही थी, और अभी भी आज तक 2 नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली सिंगल वुमेन वही हैं। उसके अलावा 2 नोबेल प्राइज किसी को नहीं मिले। एंड उन्होंने भी 2 अलग अलग फील्ड में किया, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया है ना। फिर उनके हस्बैंड को भी एक मिला है ना, हस्बैंड को भी एक नोबेल प्राइज मिला है, उनकी बेटी को भी एक बेटी नोबेल को प्राइज भी मिला एक है, और इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली में 5 नोबेल प्राइज है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने जब मैडम क्यूरी को जो नोबेल प्राइज मिल रहा था फर्स्ट वाला, तो उस टाइम पर बैकुरल को, है ना, बैकुरल को और इसके पति पियरे क्यूरी को और मैडम क्यूरी को, है ना, मैडम क्यूरी को, इन तीनों को शेयर करते हुए प्राइज दिया गया था। तो एक्चुअली अगेन सोसाइटी ऐसे थी कि मेल डोमिनेटेड थी, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि यार फीमेल भी इतना अच्छा वाला काम कर सकती है। तो जो उसकी कमेटी थी नोबेल प्राइज की, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन इन दोनों को ही देंगे, इनको नहीं देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन पियरे क्यूरी को कहीं से पता लग गई, तब जाके उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई साहब इनको भी दो, इन्होंने मेजरली काम किया है। तो तब जाके जो कमिटी है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इनको भी अपन नोबेल प्राइज में नाम कंसिडर कर लेते हैं, और तब जाके उनको, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट नोबेल प्राइज। and later on she went on to become the first woman to get 2 Nobel prizes. तो there were many first in the life of मैडम क्यूरी, मतलब हर चीज में ही तो पहली वुमन ही थी वो, कि पहली वुमन ने ये किया, पहली वुमन में इस सोसाइटी के चेयरमैन बनी, पहली वुमन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की प्रोफेसर बनी। ऐसे बहुत सारी चीजों में उनको मतलब सेटबैक का सामना करना पड़ा, एंड she eventually got what she was aiming for कि यार सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड या सोसाइटी ऑफ लंदन ने भी इनको बुलाया था, तब भी पियरे क्यूरी को, मतलब पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को बुलाया था, लेकिन 1 महीने के विजिट में पियरे क्यूरी को ही मतलब वहां पर जाके भाषण देने का मौका मिला, मैडम क्यूरी को जाने नहीं दिया गया बिकॉज शी वॉज अ वुमन। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स थे, है ना। और लाइक जब पेरिस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी इनको जब ये जॉब मिली प्रोफेसर की, देन अगेन शी वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट द जॉब। तो मतलब व्हेन यू गेट टू नो हर लाइफ तब पता लगेगा कि भाई एग्जैक्टली क्या किया था। मतलब मैंने तो ये बहुत ही इजीली बता दिया विद इन 5-10 मिनट्स आपको कि यार इतना सब कुछ किया, बट एक्चुअली हर एक चीज में 2-2 3-3 साल लगे हैं, एंड विदाउट मच सपोर्ट ऑफ सोसाइटी और मनी वाइज एनीथिंग। और जब ये पेरिस में भी आई थी तो व्हाट हैपेंड कि पोलैंड में इनके पापा की ऐसी तो हालत थी नहीं कि बस जाके भेज दो, खूब सारे वो तो पैसे तो थे ही नहीं। तो इनकी सिस्टर के साथ मिलके इन्होंने ऐसा किया था कि भाई तुम पहले पढ़ने जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगी पैसे देके, और फिर जब सिस्टर पढ़ के आ जाएगी तो सिस्टर संभालेगी और ये पढ़ने आ जाएगी। तो ऐसा इनका पैक्ट हुआ था सिस्टर में। तो पहले सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर पेरिस चली गई थी और ये पोलैंड में रह के पैसे कमाते हुए ये कर रही थी, इनको पैसे भेज रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहे लाइफ में, एंड इवेंचुअली शी डाइड बिकॉज ऑफ द रेडिएशन विच, जो कि ये एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने मतलब उसको अपने आप को उन्होंने ओपन किया था उन रेडिएशंस के लिए, है ना। कि इनफैक्ट राइट नाउ उनकी जो डायरी है जिसमें वो सब कुछ नोट करती थी, इट इज कंसिडर्ड टू बी रेडियो एक्टिव, एंड कोई भी उसको विदाउट एनी कवर या प्रोटेक्शन उसको टच नहीं करता है, दैट हाउ मच रेडियो एक्टिव दैट इज। ठीक है,
तो बट उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसलिए रखा जाता है, अदरवाइज रेडियो एक्टिव मटेरियल को तो जमीन में दबा देते हैं ऐसे डब्बा में बंद करके। तो मतलब काफी अमेजिंग काम था, अगर पढ़ने का कभी मन हो तो यू कैन रीड अबाउट हर। तो हाँ, कमिंग बैक टू रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है किसने करी थी? Becquerel. किसने करी थी? Becquerel. बैक्यूरेल ने करी थी, है ना, BQ लिखते हैं, बैक्यूरेल ने करी थी अराउंड 1895-96 के आसपास करी थी। एंड फर्दर इस पर जो रिसर्च है वो मेजरली काम जो हमने किया था वो किया था मैडम क्यूरी ने एंड पियरे क्यूरी ने। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या देखा गया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है कोई एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, तो वहां पर वो क्या कर देता है, अपने सराउंडिंग की एयर को क्या कर देता है, थोड़ा सा चार्ज कर देता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने की टेंडेंसी वो करवा देता है। तो रेडियो एक्टिविटी को फर्दर जब स्टडी किया गया तब ये पाया गया कि वहां पर जो एटम्स हैं वो मैथमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से कि अपने पास जो है पॉपुलेशन की मैं बात कर लेता हूं, तो दैट इज अराउंड 1 लाख अपने पास 80 प्लस लोग हैं, 80 प्लस ईयर वाले लोग हैं, है ना, 80 प्लस ईयर वाले लोग हैं। तो यार इनके अब डिमाइज होने की, अब इनके खत्म होने की, है ना, अब टाइम हो चुका है ना इनका भी तो अब इनमें से जो है कि भाई एक दिन में देखा तो एक दिन में 10 लोग जा रहे थे, अगले दिन देखा तो उसमें 10 लोग जा रहे थे, अगले दिन देखा 10 लोग जा रहे थे। मतलब ये एकदम मैथमेटिकली जिस तरह से कुछ अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि हाँ भाई कौन जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ कि इतने में से इतना जाएगा, इतना थोड़ा अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली हमने देखा कि प्रैक्टिकली अपन ने देखा कि मान लो अपने पास में कुछ एटम्स थे, है ना, यहाँ पर ये एटम्स थे, तो इसका जो डिके हो रहा है वो हम मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर पाए कि भाई ये जो डिके होके किसी और एलिमेंट में टूट रहा है उसको हम मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर पाए, और वही मेजरली हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। एक सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है और उसी को हम एकदम दम से स्टडी करेंगे, एकदम बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी इसकी बात करी, मैडम क्यूरी की बात करी, तो एक्चुअली जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट भी होते हैं इस चीज के, तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट है ना यूट्यूब पे भी बढ़ा के डाल देता हूँ उनको एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान रखें, शिरीष कुंभार अगर आप सर्च करें तो यू कैन फाइंड मी ओवर देयर एंड और जरूर उसको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि उसको जो चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बता पाऊँ, है ना। तो आज मतलब देख लेना कि अगर इफ यू वांट थोड़ा सा शिरीष कुंभार सर्च करोगे तो यू विल गेट देयर, है ना। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा था, हाँ इसकी बात कर रहा था कि ये जो अपना डिके हो रहा है दैट इज प्योरली मैथमेटिकल एंड उस डिके के बेसिस पर ही ये पूरा चैप्टर है। इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है, अपना ये डिके वाली प्रोसेस समझ में आ गई कि ये कैसे होने वाला है, तो उसके बाद में अपने को कोई लोड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यार आज तो एक चीज तो अपन ने करी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। तो चलो अब देखो मैं बात करता हूँ, हाँ रेडियो एक्टिविटी लिख लें, सबसे पहले हेडिंग डाल दें रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें लिखें रेडियो एक्टिविटी इज, सर एक मिनट, रेडियो एक्टिविटी इज random and spontaneous process, and it is discovered by Henry Becquerel. The radioactivity is random and spontaneous process and it is discovered by Henry Becquerel. इनफैक्ट उन्होंने तो बस छोटा सा ये वाली बात बताई थी कि यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी दिखाता है।
तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बाद जो है यूरेनियम के साथ जोड़ी थी, किन्होंने बैकरल ने। बट फर्दर जब उन्होंने स्टडी किया, मैडम क्यूरी ने स्टडी किया, तो उन्होंने जनरलाइज किया इस चीज को कि सिर्फ यूरेनियम ही ऐसा पार्टिकल नहीं है जो रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई सारे और भी पार्टिकल्स हैं जो कि सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं जो कि यूरेनियम दिखा रहा था। तो उन्होंने जनरलाइज किया इस बात को, जनरलाइज मतलब सबके लिए बताया कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, बाकी लोग भी इस बात को दिखा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं। यह है मैडम क्यूरी का काम। अच्छा चलो थोड़ा सा बात और बता देता हूँ कि अराउंड 1910 के आसपास जब इन्होंने रेडियम वेडियम सब कुछ निकाल लिया था, तो इन्होंने पेटेंट नहीं किया इस चीज पर, है ना, इस पर उसको उन्होंने पेटेंट नहीं किया। जो इन्होंने रेडियम की जो प्रोडक्शन था या उसका जो भी एक्सरेज वगैरह जो कुछ भी बन रही थी, उसका प्रोडक्शन नहीं, उसका पेटेंट नहीं लिया। अब पेटेंट नहीं लेने की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर उसकी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी कि एक्सरेज वक्सरेज खूब सारी चीजें बूम कर रही थी, तो उन्होंने उस चीज का वो फायदा नहीं उठा पाए। तो अगर पेटेंट कर लेते तो उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू जनरेट होता तो उसका एक शेयर उनको मिलता रहता। तो मतलब सिर्फ स्टडी माइंडेड होना जरूरी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड भी रहे तो लाइफ थोड़ी ज्यादा सही रहती है, मतलब थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये इंटेंशनली पेटेंट नहीं करवाया या जान मतलब भूल गए या जो कुछ भी रहा, बट अगर पेटेंट करवा लेते तो शी वुड हैव बीन अक्वायरिंग मनी फॉर नेक्स्ट 25 years फॉर ऑल द बिजनेस विच वाज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च विच शी वाज डूइंग। ठीक है, तो अब हाँ इसकी बात करते हैं। तो देखो मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसके n पार्टिकल्स हैं, जिसके n पार्टिकल्स हैं। तो हमने देखा मैथमेटिकली, हमने फाइंड किया कि यार ये जो dn/dt है, dn/dt का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ n, रेट ऑफ चेंज ऑफ n, या ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, क्योंकि ये टूट के कहीं और जा रहे थे, किसी और पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे थे। तो रेट ऑफ डिके dn/dt ये पाया गया प्रोपोर्शनल n के, ये क्या पाया गया, प्रोपोर्शनल पाया गया n के, और ये माइनस के साथ में। माइनस क्यों? क्योंकि देख सकते हो कि ये डिके कर रहा है, तो इसका नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम होगा सर। कम होगा। तो dn की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। dn इज चेंज, तो चेंज हमेशा लिखा जाता है, चेंज हमेशा लिखा जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो कम हो रहे थे, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू कम होगी और इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, तो चेंज जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो dn/dt नेगेटिव पाया जाएगा। तो इनफैक्ट अपन देख सकते हैं dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू आ चुका है माइनस ऑफ n। n क्या है? जो पार्टिकल्स इस टाइम पर अवेलेबल थे, यानी कि अगर n पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो इस टाइम पर इसका रेट ऑफ डिके खुद n के प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि ज्यादा अगर यहाँ पर पार्टिकल थे तो उनका रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होगा, अगर कम पार्टिकल थे तो यहाँ पर रेट ऑफ डिके भी कम होगा। इस बात को इनफैक्ट अगर वापस वैसे ही समझ सकते हैं कि हमारे पास में 50,000 लोग हैं, 1 2 3 4 5 50,000, और एक है 1,00,000 लोग। ठीक है, तो अगेन दोनों 80+ हैं, तो इसमें बताओ कि किसमें ज्यादा लोग डिके कर रहे होंगे, 1,00,000 वाले में या 50,000 वाले में? 1,00,000। 1,00,000 वाले में। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि यार यहाँ पर अगर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो इससे डिके होने वाले या मरने वाले पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर लिखें, dn/dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस, और ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा इनटू n। लैम्डा को अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला और उसे कहा जाता है डिके कांस्टेंट। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, क्योंकि dn और n अगेन नंबर है तो बचता कौन है, dt बचता है, तो 1/dt यानी कि 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो डिके कांस्टेंट की मैं बात करता हूं, तो डिके कांस्टेंट जो है वो सेकंड इनवर्स पर इसका यूनिट होने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, तो ये आ गया dn/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt।
तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेल लेते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेला, तो इधर क्या आने वाला है, ln ln n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन तो कर दिया, अभी लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी। तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या बोलता हूँ, टाइम ले लिया इनिशियल 0 से लेकर t तक, और इनिशियली पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा। ज्यादा होंगे। मैंने मान लिया कि शुरू में पार्टिकल्स n0 थे और बाद में कुछ n हो गए, हो गए। n हो गए बाद में। तो अभी देखो फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट मेरे को पुट करना है n0 से n, और यहाँ पुट करना है 0 से t। तो ये बोला ln by ऑफ naught n by माइनस n not ln ऑफ n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से आया ln ऑफ n बाय by n0 n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से आ गया n बाय n0 इक्वल्स टू e पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ से आ गया n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा t। इस प्रकार से बन चुका है n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, n क्या है बताइए, n क्या है हमारा, n था number of particles. किसी टाइम t पर कितने बचे हुए पार्टिकल है ना। ये क्या हो जाएगा, कितने बचे हुए, n क्या था, किसी टाइम t पर था ना, कि यहाँ पर n पार्टिकल्स बोला, इसका मतलब कितने बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बचे हुए, यानी कि रिमेनिंग या अनडिकेड पार्टिकल्स, अनडिकेड पार्टिकल्स या रिमेनिंग पार्टिकल्स। इसका मतलब यहाँ पर शुरू में कितने पार्टिकल्स थे हमारे पास, n0 थे, किसी टाइम t पर बचे कितने, n बचे, तो बाकी जो मर गए वो कहाँ गए, वो डिके हो गए। अरे हाँ बोलो ना भाई, हाँ सर है ना, कि शुरू में थे कितने, n0 n0 थे, किसी टाइम t पर बचे कितने, n n थे, तो बचे हुए कहाँ चले गए, मर गए, वो डिके हो गए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूं कि अगर पहले तो ग्राफ बना लेता हूं इसका, मैंने बनाया n वर्सेस t ग्राफ, तो बताइए दिखने में कैसा पाया जाए, टाइम के साथ डिक्रीज होते जाएगा। टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन हाँ है ना, स्ट्रेट लाइन से जाएगा ना। हाँ अबे गधे, नहीं सर, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होगा। t इक्वल्स टू 0 किया तो n की वैल्यू n0, t इक्वल्स टू 0 किया तो n की वैल्यू n0, और ये एक्सपोनेंशियल डिके होता जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इसको पूरा डिके होने में कितना टाइम लगने वाला है, इन्फिनिटी। इसका मतलब कभी भी ये डिके नहीं होगा, है ना, इसका मतलब कभी भी ये कंप्लीटली डिके नहीं होगा, है ना, इसका नंबर कम होता जाएगा बट कंप्लीटली डिके नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये अनडिकेड पार्टिकल्स कितने थे, तो डिकेड पार्टिकल्स कितने होंगे, डिकेड पार्टिकल्स कितने होंगे, n0 मर गए वाले, आसान। हाँ बोलो, n0 माइनस n। n तो ये आ जाएगा n0 माइनस n की वैल्यू है n0 e पावर माइनस लैम्डा t, लैम्डा टी n0 common है ना। तो यहाँ से n0 मैंने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t। अच्छा बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे बिल्कुल चोंगा। सही। तो देखो t की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा, फिर जैसे टाइम बढ़ा तो टाइम बढ़ने के साथ में मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम के बाद में मरने वालों की संख्या n के बराबर पहुंच जाएगी। तो ये मरने वालों की संख्या n0 कब पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी, या इनफाइनाइट टाइम पर पहुंचेगी। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो, हाँ सर हाँ तो जल्दी से नोट करो। इसके पीछे कुछ था? इसके पीछे कुछ नहीं था, उसके पीछे तो कहानी थी ना। ओमकार बिंजे, ओमकार कौन है, ओमकार है क्या अपनी क्लास में कोई, हाँ क्या तुमने अभी सब्सक्राइब किया क्या, हाँ सर। अच्छा
चलते चलते अच्छा, अभी मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो डाला है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, एक बार जरूर देखना हो। कौन सा सर? कौन सा एक्सपेरिमेंट वो सर नेक्स्ट ट्रेन, पेज। इलेक्ट्रिक ट्रेन का मैंने उसको एक्सपेरिमेंट का वीडियो डाला है, उसको एक्सप्लेन करता हुआ। वो काफी मुझे अच्छा लगता है, एक बार देखना, आपको कैसा लगता है बताना मुझे मिस्टर मित्तल का ना यस सर। ना। क्या कुछ बोल रहे थे क्या कोई? तो कॉपर वायर ना। हाँ, कॉपर वायर वाला, कॉपर वायर वाला भी है, और एक और बर्ड वाला भी बताया मैंने उसका, एक मतलब एक्सप्लेनेशन, फिजिकल एक्सप्लेनेशन बताया उसका थोड़ा सा। नमस्कार। हाँ, और एक और है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है ना, फिजिक्स इन डेली लाइफ वाला सर्च करना, वो काफी मतलब अच्छा लगता है मेरे को बताने में। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी स्टोरी वगैरह भी बताना शुरू कर दूं, है ना? सही रहेगा ना? यस सर। है ना? ऐसी वाली स्टोरी बताना सही लगता है मेरे को, ये जो होती है ना उस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अनडिकेड मतलब बचे हुए, है ना, बच गए वाले। रिमेन। हाँ, रिमेनिंग, अंग्रेजी में रिमेनिंग बोलते हैं उसको। अरे बाबा, आप बता के आना था ना कि इस टाइम पे क्लास होती है, इस टाइम पे फोन मत किया कर। कल से सब लोग अपने अपने को बता के आना कि भाई क्लास होती है, इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं। अपने अपने को समझने वाले समझ गए होंगे। बाकी तू पोगो दे जा। बता गया। सपने बहुत बड़े होंगे तुम्हारे कॉलेज में जाने के बाद, हैं? कुछ पूरा नहीं होगा, कुछ पूरा नहीं होगा। नहीं हो सर। जिस सपनों की बात मैं कर रहा हूँ उसमें से कुछ पूरा नहीं होगा। माइक ऑफ करके हंस सकते हो भाई, ऐसा कोई रोकने की जरूरत नहीं। उनको बताने का है सर, हाँ सर बोल। हाँ। उन्हें बताने का सर। हाँ, तो अब हो गया, एक नोट कर लिया। एक मिनट सर। एक सेकंड कुछ सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे ये समय गुजरा तो मुझे पता है कि भाई कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई सा भी ले लूं मैं, तो उसमें डिके होने में तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब कंप्लीटली डिके होने में, पूरा खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं कहता हूं कि बताओ कि इसको खत्म होने में कितना टाइम लगा, तो चाहे यहाँ पर यूरेनियम हो, चाहे इसमें ये रेडियम हो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये सवाल पूछना तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि भाई कंप्लीट खत्म होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों का जो रेट ऑफ डिके है वो सेम है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिके किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा पर डिपेंड करता है। और लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है? दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल यूज किया, डिपेंड्स ऑन एटम या मटेरियल यूज कर लेते हैं ना, मटेरियल, कि भाई हमने रेडियम यूज किया तो उसके लिए कुछ और है, हमने अगर यूरेनियम यूज किया तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
तो अभी क्या है कि हमारे पास कंप्लीट डिके की बात करना तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि सभी के लिए टाइम जो है वो सेम बनेगा। इसीलिए कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि भाई कोई कितनी जल्दी से डिके कर रहा है या कोई कितना कम रेट से डिके कर रहा है। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ में क्या बन जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, और नीचे 1/2 ऐसे इंडिकेट कर देते हैं ना। हाफ लाइफ ऐसा इंडिकेट किया जाता है, टी 1/2 दिखाया जाता है। फिर सर वो लैम्बडा क्या बताया आपने? डिपेंड्स लैम्डा, अपॉन। दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, कि मतलब मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक। ठीक है। तो हाफ लाइफ की मैं बात करता हूं। तो हाफ लाइफ एज द नेम सजेस्ट कि टाइम टेकन टू गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब समझ में आ रहा है ना कि भाई इनिशियली अगर 100 थे तो 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा, उसको हाफ लाइफ बोल देंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि n इस टाइम पर कितना हो जाएगा, n0/2 हो जाएगा इस बार। ठीक है। तो हाफ लाइफ के लिए एट t इज इक्वल टू t हाफ लाइफ, n इज इक्वल टू n0/2, और वो बन जाएगा n0 होता है e पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से कितना आ गया, 1/2 एक मिनट ना इज काय इक्वल बोलला टू e पावर माइनस आकांक्षा लैम्डा बोलते t। तो दोनों तरफ ln लिया, तो ln लिया तो किधर आ जाएगा, ln ऑफ 1/2 इज इक्वल टू ln ऑफ e पावर माइनस लैम्डा ऑप्शन t। करते इधर से क्या बनेगा बताओ, पण ठोकण्याचं क्या बनेगा ये, -0.693 माइनस ln2। अभी ln2 की टर्म्स में हम लिखते करू हैं, का आम्ही डिमेट है ना। करतो माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t बन चुका है। तो यहां से t कितना आ गया, ये आ गया ln2/लैम्डा आ चुका है, ln2/लैम्डा। और ये कौन सा t है, t हाफ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या कर लेंगे, t हाफ की वैल्यू से कंपैरिजन कर लेंगे। अब मैं मान लेता हूं किसी का t हाफ जो है वो है 10 दिन, यानी कि हाफ लाइफ जो है 10 डेज है, और किसी की हाफ लाइफ में बोलता हूं कि ये है 10 ईयर्स। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। बताओ किसका रेट ऑफ डिके ज्यादा है, 10 days 10 डेज वाले का। इनफैक्ट मतलब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि चाहे ए लिया जाए चाहे बी लिया जाए, दोनों को पूरा खत्म होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो हमें रेट ऑफ डिके कंपैरिजन करना यहां से पॉसिबल नहीं है। तो हाफ लाइफ के बेसिस पर हमने देखा, हाफ लाइफ के बेसिस पर देखा तो अपना काम आसान हो गया, हम प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है। तो ये पीछे से टीवी की आवाज आ रही है बच्चा ना, तो उसका ध्यान रखो कौन है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर टाइम ले लेता हूं और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो t की वैल्यू 0 लिखी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0। एंड नॉट t की वैल्यू मैंने 1t हाफ लिखी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0/2 n0/2। फिर t की वैल्यू मैंने 2 टाइम्स t हाफ लिखी, n0/4। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि भूल जाओ, इसी पॉइंट को मैंने इनिशियल पॉइंट बोल दिया, है ना, इसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोल दिया। तो मैं देखता हूं इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, n0/2। यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस कितना हुआ, हाफ लाइफ हो गया, यहां से देख सकते हो ना। तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ हो गई, तो आधे पार्टिकल्स होना तो पक्का है। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पर 3t हाफ लिखता हूं तो इधर क्या लिखूं, n0/8 8 या 6। 8 एट 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 8 अगर 4 टाइम्स हाफ लाइफ लिखूं तो n0/16। तो ये गेट माय पॉइंट कि यहाँ पर n0 है, यहाँ पर n0/2 पावर 1 है, यहाँ n0/2 पावर 2 है, n0/2 पावर 3 है, n0/2 पावर 4 है। यानी कि जितनी हाफ लाइफ होती जाएंगी उतनी ही 2 की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है। हाँ सर। तो बताइए, एक सवाल मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, या चलो पहले नोट कर लो फिर लिख भी लेना नोट्स में। हाफ लाइफ, हाँ ये लिख लो।
चिरायु कोथवले सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। चिरायु बैठा है किधर? बैठा है बैठा है। बैठा है। नहीं सर, एक मिनट। डन डन डन। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ ठीक है ठीक। डन। सर क्वेश्चन है 30 क्या सर? days. हाँ ये क्वेश्चन है कि ए की टी हाफ 10 डेज है तो टाइम टेकन टू डिके 87.5% ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स। तो किसी ने आंसर दिया था, कौन था बच्चा? कितना? 30. 40 करेक्ट। बोलो सबको आ गया? हाँ सर। डन डनाडन डन। नहीं सर, एक मिनट। 30 आता क्या? 30 नहीं 40 है। सर 30 होना 30 चाहिए आ रहा है, था। 30 आ रहा है, 30 आ 30 रहा है, बोला सर मैंने। 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 30 30। हाँ अब आंसर बदल दो तुम। सर 30 बोला। हाँ, कि बेटा वोट्स बदल गए तो पार्टी बदल दी तुमने। नहीं सर 30 बोला था मैंने। सक्सेसफुल पॉलिटिशियन सर। हाँ
अरे अपना कौन है वो यार, सोनम ने या धनम ने, पता नहीं ऐसा कोई, वो जो गो कोरोना गाना गाया था वो धवले 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 सर अब आठवले बोला तो आठवले आठवले, आठवले आठवले। हाँ आठवले आपको अलग सुनाई आ रहा है, मैं क्या करूं? रामदास आठवले। हाँ आठवले, वो भी तो ऐसा ही था, उसने पहले कांग्रेस में था, बीजेपी जीतने लगी रामदास बीजेपी में आठवले। चला गया। सर मैंने अभी आठवले बोला तो आपको कुछ और सुनाई आया। नहीं, मैंने ऐसा पहले नहीं 30 है। बोला सर, मैंने 30 बोला था पहले। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, प्रूफ सर, है। ठीक है सर, देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी क्या है कि टाइम टेकन टू डिके 87.5%, यानी इतने लोग मारने हैं, तो बचाने कितने होंगे? 12.5% बचाना है ना, ये बच गए। तो 12.5% अगर बोले तो मतलब 25% का आधा है, या 50% का 1/4 है। तो मैं बोल सकता हूं कि शुरू में अगर n नॉट थे तो n नॉट बाय 2 तो हो जाएगा 50%, n नॉट बाय 4 हो जाएगा 25%, और n नॉट बाय 8 हो जाएगा अपना 12.5%। समझ में आया क्या? है ना? इसका मतलब यहां से यहां पहुंचाना है, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ गुजर गई, 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ मतलब 30 डेज, यानी कि आंसर है 30 डेज। समझ में आया? अरे ओ गायक, हाँ सर। अभी रुक जा भाई, गाने का मौका दूंगा मैं, क्लास में अपन बैठेंगे तब देना। सर अभी एक तो बार देख भी नहीं क्वेश्चन पाता फिर ना से कितने। डिस्कस करो ना, हाँ क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से डिस्कस करो ना, देखो, मुझे समझ इसका में नहीं देखो कि यहाँ पर 87.5 जो लोग हैं वो तो मार देने हैं हमें, है ना, 87.5 डिके करवा देना है, तो बचा कितने का? 12.5% बचेगा। तो मैं देखता हूँ 12.5 अगर देखा जाए तो 25 का आधा है, और 25 50 का आधा है। तो एक्चुअली अपने को ये वाली सीरीज बनते हुए यहाँ दिख जाएगी कि यहाँ से यहाँ 50% हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया? 25% हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो 12.5% बच गया। तो एक्चुअली ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल वैसी बन चुकी है, ये वाला। इसका मतलब आप देख सकते हो कितनी हाफ लाइफ गुजरी होगी, यहाँ से यहाँ एक हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ, और ये तीसरी हाफ लाइफ। तीसरी हाफ लाइफ, यानी कि 3 हाफ लाइफ जब हमारी स्पेंड हो जाएंगी तब जाके 12.5% लोग बच जाएंगे। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब अगला बनता है एक टॉपिक, वो है मीन लाइफ। मीन लाइफ से जैसे एवरेज की बात करते हैं, है ना, जैसे कि एवरेज की बात की जाती है, तो आपने मैथ्स में जरूर ये फंक्शन देखा होगा कि किसी भी का एवरेज लेना है, कि यहाँ लेट्स से कि ये वेलोसिटी का एवरेज मुझे लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे लेना पड़ेगा वेलोसिटी dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt। समझ में आया? या किसी अगर फंक्शन का भी मुझे लेना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ y लेना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना, ये आपने उसमें भी यूज किया होगा, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स में। केटीजी में अपना जब मीन वेलोसिटी निकाली जाती है, तो मीन वेलोसिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो ये है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो सीधा बता देते हैं कि मीन वेलोसिटी इतना आने वाला है। कितना होता है मीन वेलोसिटी की वैल्यू? चलो बता ही दो। अंडर रूट 3RT by m. 2RT by m। 2RT by m, अंडर रूट 2RT by m। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये क्या लिखा है? RAM, क्या लिखा है ये? रैम। राम, गधे, अंग्रेज। तो ये क्या है? RMS, ये क्या है? एवरेज, और ये सॉरी ये क्या था? मोस्ट प्रोबेबल। ये क्या है? Most मोस्ट probable. प्रोबेबल। ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। हाँ, तो ये अपना क्या बनेगा? RMS की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर इसकी एवरेज की सबसे ज्यादा बीच में आती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा Most होता है। probable. तो एक्चुअली जब तुम याद करोगे ना उसकी RMS वगैरह, तो तुम्हें ये तो याद रह जाएगा √3RT by m, √8RT by pi m, या √2RT by m, लेकिन कौन किसका भाई है ये नहीं पता लगेगा। तो अभी देखो ये पता लग गया कि ये सबसे इस तरह से ऑर्डर रहेगा, RMS सबसे ज्यादा, फिर एवरेज सबसे बीच में, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। तो मुझे यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि 3RT by m तो इधर आएगा, 2RT by m इधर आएगा, और ये √8RT by pi m इधर आएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो अपना मतलब ये कंफ्यूज नहीं होगे कि √2RT by m किसका था या √3RT by m किसका था। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ना, तो ये नोट कर लेना अगर चाहो तो।
आम है ना, रैम नहीं आम। तो तो अब मीन लाइफ के बाद आता हूँ कि मीन लाइफ का हमने बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल तो हमने देख लिया है ना। मीन लाइफ का हमने देख लिया फंडामेंटल क्या बनता है। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि इसका अगर मुझे मीन लाइफ देखनी है तो वापस से वही फॉर्मूला यूज करेंगे और सीधा उसका जो रिजल्ट आता है वो मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर एन नॉट से एन नॉट बाई ई होने में लगने वाला टाइम, बात समझ में आई क्या? कि यहां से ये आया कैसे सर, ये यहां से आया, तो अपन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि फालतू मैथ्स क्यों करें, अपना इससे काम हो जाएगा। कि मतलब मैथ्स मैंने बता दी, चाहो तो आप कर सकते हो कि एन नॉट से एन नॉट बाई ई होने में जो टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन लाइफ बोलते हैं। तो अब देख लीजिए है ना, मैं शुरू करता हूं कि मैं जानता हूं कि n बराबर होता है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो मैं करता हूं एट टी बराबर टी मीन लाइफ, n की वैल्यू कितनी हो गई, एन नॉट बाय ई हो गई। तो यहां से आया एन नॉट बाय ई बराबर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन नॉट से एन नॉट गया, दोनों तरफ एल एन लिया तो माइनस एल एन ई, एक स्टेप खा गया हूं मैं बीच का, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से देखो एल एन ई तो कितना होता है, 1 होता है, माइनस से माइनस गया तो इधर से आ जाएगा टी बराबर 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा यानी कि अपने को ये टी आ चुका है, यानी कि मीन लाइफ टी मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, अब क्या है, सवाल में कई बार अपने को लैम्डा नहीं दिया लेकिन मीन लाइफ दे दिया, तो उसके बेसिस पर लैम्डा भी अपन निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचना कि लैम्डा नहीं दिया तो निकल नहीं पाएगा कुछ। अपने को मीन लाइफ दे दिया तो 1 बाय लैम्डा होता है मीन लाइफ, तो मीन लाइफ दे दिया इसका मतलब अपने को लैम्डा भी दे दिया है, या हाफ लाइफ दे दिया इसका मतलब अपने को लैम्डा भी दे दिया है, क्योंकि हाफ लाइफ कितना होता है, ln 2 अपॉन लैम्डा लैम्डा ln 2 अपॉन 2 नहीं भाई, लैम्डा ln 2 बाय लैम्डा। लैम्डा सर हाँ ln 2 बाय लैम्डा। अब तो मैंने सही सुना ना, या अब भी गलत सुना? ln 2 बाय 2 किसी ने बोला था, नहीं बोला था? गलत सुना। अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास सारे रिकॉर्डेड प्रूफ है। सर अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे अब मैं तुम पे बोल ही नहीं रहा, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा तुम ही गलती करोगे। तो मीन लाइफ की अगर वैल्यू दे दी जाए, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अपने को दे दी गई है। तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। डन। अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर पार्टिकल्स 1 अपॉन ई टाइम्स हो चुके हैं, तो 1 बाई ई की वैल्यू जो आ जाती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.37 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0.37 आ जाती है। तो अब जल्दी से ये बताओ कि यहाँ पर मीन लाइफ बड़ा होगा या हाफ लाइफ बड़ा होगा? मीन लाइफ। मीन लाइफ बड़ा या हाफ लाइफ बड़ा? हाफ लाइफ। आप ध्यान से सुनना, इसने हाफ लाइफ बोला है ना। है ना? हाँ, मीन लाइफ बड़ा या हाफ लाइफ बड़ा? मीन लाइफ। मीन लाइफ है ना? तो ध्यान से देखो मीन लाइफ यार, मीन लाइफ में तो क्या हो गया, 1 बाई ई टाइम्स हो गया, यानी कि 0.37 टाइम्स हो गया। हाफ लाइफ में तो कितना हुआ, आधा हुआ, यानी कि 0.5 टाइम्स हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मीन लाइफ में 0.37 यानी कि छोटा हुआ है, यानी कि ज्यादा टाइम लगा होगा। तो मीन लाइफ ज्यादा रहेगी, हाफ लाइफ कम रहेगी, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। हालांकि वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग हाफ लाइफ बोलते ही हैं फिर भी हर साल की तरह। तो टी मीन लाइफ, अब कुछ नहीं बोलोगे ना? हाफ लाइफ, टी मीन लाइफ जो होता है वो हाफ लाइफ से बड़ा होता है ना? तो अगर मैं ग्राफ में देखना चाहूं
n वर्सेस t ग्राफ, तो इस ग्राफ में यहां पर ये कहीं ये n नॉट मैंने बोल दिया, तो कहीं पर अपना रहा होगा 0.37 टाइम्स n नॉट, और कहीं पर रहा होगा 0.5 टाइम्स n नॉट। तो 0.5 वाला तो कौन बनेगा? 0.5 वाला अपने को मिलेगा हाफ लाइफ t हाफ, और 0.37 वाला कौन मिलेगा? t मीन लाइफ। है ना, बड़ी सिंपल सी पिक्चर है, इसमें कोई डाउट तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए, जल्दी से नोट करो। पीछे वाले पर ये देखो, डन। यस सर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब लिखो एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, इसमें लिखें इट इज डिफाइंड एज, ये आवाज कैसे आ रही है? इट इज डिफाइंड एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ it is defined as rate of disintegration of, it is defined as rate of disintegration of radioactive element, radioactive element। तो यहां पर देखना कि अपन ने क्या बोला था, dN/dt बोला था, क्या बोला था? dN/dt बोला था। तो यहां पर इसकी जो रेट है, ये बेसिकली हुआ क्या, dN/dt मतलब क्या हो गया, कितनी रेट से ये मर रहे हैं, है ना, किस रेट से ये जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, टुकड़े हो रहे थे, डिके हो रहे थे। तो एक्चुअली एक्टिविटी अगर लिखा जाए तो ये एक्चुअली नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मॉड को हम एक्टिविटी लिखते हैं, इसके मॉड को हम एक्टिविटी लिखते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि dN/dt ही हमें दिखा रहा है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या कितने लोग मर रहे हैं पर सेकेंड। और इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा, माइनस ऑफ लैम्डा n था तो मैग्नीट्यूड ले लिया, तो लैम्डा इंटू n आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ dN/dt, और वो बन जाएगा लैम्डा इंटू n, और इसकी जो यूनिट बनती है वो बन जाती है dps। तो ये आ जाता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बन जाता है। तो बताओ कि जब मैंने शुरू में पार्टिकल्स लिए n0 और टाइम गुजरता गया, तो बताइए यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, कम होगी टाइम के साथ में, या कांस्टेंट रहेगी? कम होंगी। कम होगी, क्योंकि एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा इनटू n। लैम्डा तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। यहाँ पर टाइम के साथ में n जो है वो कम होता जा रहा है, तो a की वैल्यू अगर देखें तो वो आ चुका है लैम्डा, और ये है n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो इनफैक्ट अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं एक्टिविटी का, तो दैट वुड बी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ n। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का पाया जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं यहां पर एक्टिविटी शुरू में बोलता हूं, यहां a0 थी, तो a0/2 एक्टिविटी होगी, तो टाइम कितना बोलेंगे? t हाफ। और अगर मैं लेता हूं 0.37, ये 0.37 a0, तो ये बन जाएगा टी मीन। बिल्कुल सेम ग्राफ बना हुआ है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है n पर, और n पर डिपेंड किया तो n0 e पावर माइनस लैम्डा टी का ग्राफ, तो ये टी मीन बन चुका है। तो 0.37 a0 बन चुका है, और ये एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। कल अपना HCV में कितना दिया था मैंने होमवर्क में? सर पूरा करने को बोले थे।
एटॉमिक स्ट्रक्चर ना। हाँ। 26 अब क्वेश्चन, अब आप कर 46 लें, अब आप न्यूक्लियर वाला चैप्टर कर लें और न्यूक्लियर के ऑब्जेक्टिव्स कर लें, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। न्यूक्लियर के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 कर लें, ठीक है। तो हाँ। अभी इधर ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं फोन पर, कभी भी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो बाय बाय। सर आप आ गए हैं क्या?